Good morning, students. Today in economics, let's start the next topic, some basic concept of macroeconomics. बेटा सबसे पहले बात आती है as we have already discussed in the previous video what is macroeconomics, microeconomics and some other concepts also. But today we have to discuss about the classification of goods. तो देन बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की कि गुड्स के यहाँ पर क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं. सबसे पहली बात आती है कि फाइनल गुड्स. बेटा फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज. जो हमारे क्या होते हैं बेटा? रेडी टू यूज, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो पूरी तरह से तैयार होते हैं, which will be consumed by us anytime, then is known as final goods. Next one is intermediate goods. अब intermediate goods कौन से होते हैं? अब देखिएगा, intermediate goods are those goods. कौन से होते हैं intermediate goods? वो goods which have yet not crossed the boundary line of production. I mean to say that कि जो कि किससे which are yet to ready for use for their final goods or which help in use to produce the final goods. यानी कि such as raw material. अगर हम बात करें raw material की तो वो किस में आएगा बेटा? intermediate goods में. ठीक है. अगर हम wheat की बात करें तो आपने देखा है wheat से क्या बनता है? हमारा फ्लोर तैयार होता है. दैट इज कि आपका जो आटा तैयार होता है वो किससे बनता है? wheat से. तो wheat किस में आ जाएगा? intermediate goods में. यानी कि रॉ मटेरियल क्या हुआ? व्हीट. और व्हीट से अगर हम तैयार करेंगे, क्या तैयार किया हमने? व्हीट फ्लोर तैयार किया. मीन्स कि आटा अगर हम तैयार करते हैं तो वो किस में आ जाएगा? हमारा फाइनल गुड्स में. तो फाइनल गुड्स कौन से हुए कि जो कि हम मतलब क्या कर सकते हैं? यूज करने के लिए जो हमारे बिल्कुल रेडी होते हैं वो हुए हमारे फाइनल गुड्स. सो देयर इज अ मतलब डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम कि व्हेन वी यूज रॉ मटेरियल for the production of the final goods, then is known as intermediate goods such as raw material etc. आपको बताया भी एग्जाम्पल में, आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो. ठीक है. तो देन इसके बाद बात आती है फाइनल गुड्स. तो फाइनल गुड्स विच आर रेडी टू यूज की जो भी बिल्कुल तैयार आप जो कंजम्पशन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए रेडी होते हैं. ओके. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक एग्जाम्पल काफी टाइम आपका बहुत बार ये भी होता है कि बेटा एग्जाम्स में भी आता है ये. अगर बात की जाए कि एक कार परचेज अगर एक हाउस होल्ड करता है, अ कार देन विद इज परचेज बाय अ हाउस होल्ड. अगर हाउस होल्ड ने परचेज की यानी कि किसी फैमिली ने परचेज की तो ये कौन सा गुड हुआ बेटा उनके लिए? ऑब्वियसली फाइनल गुड. ठीक है. बट इफ द कार इज परचेज बाय अ डीलर, लेकिन अगर एक कार जो है कौन उसे यूज मतलब परचेज कर रहा है? एक डीलर. और डीलर कार को कैसे यूज करेगा? ऑब्वियसली वो कार को लेगा और आगे क्या करेगा? हाई टैक्सेस में उसको यूज करेगा. तो उसके लिए ये कौन सा गुड हुआ बेटा? ये हुआ उसके लिए इंटरमीडिएट गुड. ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स. अब बात आती है कि कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं. देखिए कंज्यूमर गुड्स are those goods. consumer goods कौन से होते हैं बेटा? are those goods which are directly used for the satisfaction of the human wants. जो कि डायरेक्टली अगर हम बात करें कंज्यूमर गुड्स की, जो किसके लिए यूज होते हैं? for the directly satisfaction of the कंज्यूमर. कंज्यूमर इन्हें डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करता है बेटा? यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि अगर आइसक्रीम की बात की जाए, आइसक्रीम और मिल्क इज यूज बाय द हाउस होल्ड. अब अगर हम बात करें आइसक्रीम की और मिल्क की तो दोनों ही चीजें इस तरीके की हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम की जाती है. चाहे उसमें आप दूध की भी बात करें, मिल्क अगर हम लेते हैं, अगर मम्मी भी अगर आपके मिल्क डेली लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं? वो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो. जब भी आपको लगता है कि एक नेसेसिटी है, ब्रेकफास्ट में आपको मिल्क चाहिए तो आप लेते हो. कभी कभी बाहर जाते हैं तो आइसक्रीम खाने का मन होता है, तब भी आप क्या करते हो? डायरेक्टली उसको
आप ये तो है नहीं कि पहले आइसक्रीम बनाते हैं फिर खाते हैं, तो हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली हमने कंज्यूम किया। तो वो चीजें कि कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को क्या करती है बेटा, डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स। बेटा कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, कौन से गुड्स होते हैं ये, जो कि हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन द प्रोडक्शन और द मशीनरीज डायरेक्टली, मतलब कि सच एज आपके इक्विपमेंट, टूल्स, ये सारी चीजें किस में आती हैं, हमारे कैपिटल गुड्स में आती हैं। कैपिटल गुड्स कौन से हुए, यानी कि जो हमारे प्रोडक्शन में को तैयार करने में, रेडी करने में हमारी हेल्प करते हैं, सच एज आपके टूल्स हो गए, मशीनरीज हो गई, है ना, इक्विपमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें किस में आती हैं, हमारी कैपिटल गुड्स में आती हैं। तो अब तक हमने कितना अपना क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हमने कौन कौन से गुड्स देखे, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, और नेक्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स। ओके, अब देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब बात आती है कि कंज्यूमर गुड्स किस किस तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ड्यूरेबल गुड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स हैं, आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नेक्स्ट वन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और लास्ट वन इज नॉन मटीरियल गुड्स, दैट इज सर्विसेज। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल गुड्स। तो बेटा ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हायर वैल्यू। तो यानी कि आपके जो ड्यूरेबल गुड्स हुए, तो क्या बोला गया इसमें कि जो आपके लंबे टाइम तक चल सकते हैं, यानी कि एक लंबे वक्त तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो टिक सकते हैं आपके पास, तो वो गुड्स मतलब कि विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, पता चला कुछ सालों तक, ठीक है, सेवरल फॉर द सेवरल ईयर्स, कुछ सालों तक वो लगातार आपके कंज्यूम किए जा सकते हैं। आप बताएंगे कौन सी चीजें हैं जो आपके घर में आप लोग देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स में जो आती हैं, सच एज फर्नीचर, ठीक है, आप फर्नीचर भी देखते हैं। फर्नीचर क्या होता है, ऐसा तो है नहीं हमने आज खरीदा वो कल तक खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फर्नीचर है, टीवी, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, मतलब ऑल दीज आर ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स कॉन्टिन्यूसली, जो कि लगातार कुछ सालों तक हमारे घर में होने के बाद कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। दैट इज किस तरह के गुड्स होते हैं बेटे, ये ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी ड्यूरेबल गुड्स, कौन से गुड्स होते हैं सेमी ड्यूरेबल, देखिएगा ध्यान से, सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for a period of 1 year। कौन से गुड्स होते हैं जो लगभग आपके 1 साल तक चलते हैं, सच एज आप बताएंगे कौन से होते हैं, सच एज क्रॉकरी हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स हो गए आपके, और एग्जाम्पल्स आप लोग बताएंगे बच्चों की कौन से होते हैं आपके इसमें एग्जाम्पल्स, और इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, है ना। तो ये सब चीजें किस तरह की होती हैं, ये होती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, जो लगभग हमारा टाइम पीरियड लेते हैं, मतलब फॉर द टाइम पीरियड मतलब अप टू 1 ईयर, लगभग ये 1 साल तक के हम आइडिया से ले लेते हैं कि हाँ ये इतना तो चलेंगे ही चलेंगे, इतना यूज हो जाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे हम इनको। नेक्स्ट वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कौन से गुड्स होते हैं बेटा ये, विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। आप इसको सिर्फ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सच एज आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेते हो, ठीक है, ब्रेड इस तरह की चीज नहीं है कि हम इसको संभाल कर रख लें, चलो जी कुछ दिन हमारी चल जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं कि जो आपके पास सिंगल कंजम्पशन में आप यूज कर लेते हो, कि हमने ब्रेड का पैकेट खोला तो ऑब्वियसली हमें वो ब्रेड यूज करना ही करना है। तो बेटा इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कौन सी होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
नेक्स्ट और द लास्ट वन इसमें है आपका नॉन मटेरियल गुड्स। बेटा नॉन मटेरियल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, आई मीन टू से सर्विसेज कौन सी होती हैं? देखिएगा, ये होते हैं नॉन मटेरियल गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। डायरेक्टली सेटिस्फाई तो अगर आप कहेंगे कि मैडम ऊपर कंज्यूमर गुड्स भी हम कुछ यूज कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन बेटा हमने दोनों में एक डिफरेंस बताया है। यहाँ पर हमने आपको बोला है यहाँ पर सर्विसेज यूज होती हैं और वहां पर होते हैं आपके गुड्स। ये आपके बात किसकी आती है? ये आता है नॉन मटेरियल गुड्स, दैट इज जिसको कहा जाए सर्विसेज। ठीक है, तो ये बात आती है सर्विसेज में, जहां पर हम बात करते हैं किसकी बेटा? हम बात करते हैं सर्विसेज की। ठीक है, तो सर्विसेज में जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, इस तरह की जो बातें आती हैं वो किस में आ जाती हैं? हमारी सर्विसेज में आती हैं। अगर आपको बुखार हुआ, फीवर हुआ, तो फीवर पहले से तो कोई सोचेगा नहीं कि हाँ जी मुझे इस दिन फीवर होना है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा तो नहीं होता। बट इस तरह का जो एक सर्विस होती है तो वो हमारे किस में आती है? वो आती है नॉन मटेरियल, यानी कि होती है सर्विसेज। ठीक है, तो बात आती है ये कि नेक्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? जैसा कि आप लोग बेटा कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हो तो अकाउंट्स में आप लोग पढ़ते भी हैं, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन द अकाउंट्स कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं। आप लोग बीएसटी में भी पढ़ चुके होते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह ये सब चीजें क्या होती हैं, है ना। फिर भी चलिए एक बार बात करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट मतलब कि विच इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरीज, स्टॉक, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। तो अगर आप स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और इस तरह के मतलब जो भी आपके एसेट्स हैं उनकी अगर आप बात करते हो तो किसमें आते हैं? ये सब हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आते हैं। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा नाम है, तो इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सेकंड जो नेम है वो भी आप नोट कर सकते हैं, ये होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो यानी कि ये मालूम है किस तरीके से इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बनाया गया है? यानी कि अगर आपके पास एक बिजनेस पर्सन के पास कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर उसको करना है, दैट इज की मतलब बिल्डिंग हुआ, स्टॉक हुआ, इस तरीके की चीजों में, तो फिक्स कैपिटल, तो उसके लिए वो क्या हो जाती है? फिक्स कैपिटल हो जाती है, जिसको वो कभी भी कैश में भी कन्वर्ट करा सकता है। और फॉर्मेशन वर्ड इसीलिए यूज हुआ है कि जब उसके पास अपना ये पैसा, बिल्डिंग सब कुछ तैयार रहता है, तो इन स्टॉक आप भी देखते हैं फैमिली में कि इन स्टॉक क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन में रहता ही रहता है। अब वो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, दैट इज कि आपके पास लैंड और स्टॉक, आपके पास नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग एक्सेट्रा, इसमें सब कुछ मतलब एनीथिंग एल्स देन व्हिच विल बी इंक्लूडेड इन इट। नेक्स्ट वन इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। बेटा सबसे पहले तो बात आती है कि इन्वेंट्री जो है वो है क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर हम देखें तो इट इज अ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स व्हिच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन and the raw material is known as inventory stock. अगर हम बात करें कि क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं, ऑब्वियसली तो ड्यूरिंग द ईयर अगर इसमें कुछ चेंजेस की बात आए तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं। यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स के जो भी आपके कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं तो वो सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं? हमारी इन्वेंट्री स्टॉकमेंट में यूज होती हैं। तो आपकी इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग होता है स्टॉक, यानी कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट जा रहा है किसमें जा रहा है? स्टॉक में। दैट इज वो कौन सा होता है बेटा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, बात आती है इसके अंदर की ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट दो तरीके से चलता है, एक तो होता है ग्रोस और दूसरा है नेट। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है? What do you mean by gross investment? अब देखिएगा ध्यान से, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या आता है कि इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स
तो यानी कि हमारे पास इसके अंदर दो चीजें आई हैं बेटा, परचेज ऑफ न्यू एसेट्स और दूसरी कौन सी बात आई है, एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। यानी कि ओवरऑल जब एसेट्स पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है कि वो मेरे पास जो भी एसेट्स है, लेकिन वो रहेगा तो मेरे पास ही ना, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन, यानी कि मुझे क्या करना है, एक थोड़े से मनी के साथ यानी कि क्रिएशन देनी है कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं कि जितना मैंने पैसा लगाया है प्रोडक्शन में मैं वहीं पर रहूंगी, ऐसा तो नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट किस लिए की जाती है, इन्वेस्टमेंट होती है कि अगर मैं, इफ वी वांट टू एक्सपैंड आवर बिजनेस और द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, देन वी विल इन्वेस्ट इन द बिजनेस आल्सो। तो हम लोग अगर एक यहाँ पर 1 रुपया भी लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं किसी भी चीज पर, सपोज मैंने किस लिए किया, स्टॉक पर किया, ठीक है, लेकिन क्या मैंने उस स्टॉक का बेनिफिट लिया? आप इस चीज को देखिए, अगर मैं उस चीज को बेनिफिट में लेकर जाती हूँ तो ऑब्वियसली उस इन्वेस्टमेंट का मुझे यहाँ पर आकर बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब यहाँ पर मुझे एक प्रॉफिट मिल जाता है तो उस प्रॉफिट को मैं फिर से क्या करती हूँ, री इन्वेस्टमेंट में हम लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इसमें हमारे क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो प्रोड्यूसर करता है, किस चीज के लिए करता है प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, कौन होता है बेटा प्रोड्यूसर, who produces the goods and the services for us, जो हमारे लिए प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को, परचेज करता है न्यू एसेट्स, उन पर एक्सपेंडिचर करता है, पैसा खर्च करता है, रिप्लेसमेंट करता है किस चीज के लिए, एग्जिस्टिंग एसेट्स को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिंग, जो भी इन्वेस्टमेंट में उसने किया है उसके लिए, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ लेकर चलेगा। और देन अब क्या होता है, आपने कोई भी चीज परचेज की तो उस पर डेप तो जरूर लगता है, यानी कि डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन तो आती है। कैसे होती है कि देखो बेटा, उसकी किसी भी चीज की नेट टियर एंड वियर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एसेट्स की जब टियर एंड वियर वैल्यू हो जाती है यानी कि वैल्यू डाउन हो जाती है, तो उसमें क्या लग जाता है हमारा डेप, यानी कि डेप्रिसिएशन हमारा लग जाता है। अगर आप ये देखिए कि एक बाइक भी अगर किसी ने ली है, ठीक है, आपने शोरूम से बाइक परचेस की है, ऑन रोड अगर आप आ जाते हैं तुरंत उसकी वैल्यू क्या होने लगती है, वहीं से डाउन होने लगती है, वो एज इट इज नहीं रहती जो कि शोरूम में थी। इट मीन्स क्या हुआ, उसकी अब टियर एंड वियर वैल्यू यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो गई अब थोड़ी पहले के कंपैरिजन में, चाहे थोड़ी डाउन हुई ऑन रोड आकर, लेकिन क्या हुआ उस चीज पर हमारा डेप जरूर लग गया, यानी कि डेप्रिसिएशन, यानी कि वैल्यू का डाउन हो जाना। और दूसरी बात यह है कि जब हम ग्रोस में से क्या करते हैं बेटा, हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास बचता है, देखो बेटा मशीन्स वगैरह भी प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस है ना, कि जो कि प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्या हमारे लिए गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं। बट कोई भी प्रोडक्शन तैयार जो भी हो जाता है, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि मशीनरीज वगैरह यूज करने के साथ क्या उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, क्या आपके टूल्स इक्विपमेंट्स को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, ऑब्वियसली होती है। तो देन उस पर जो एक्सपेंसेस जो प्लस होते चले जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, तो वो उस पर क्या लग जाता है, इट मींस डेप। उसके बाद नेट जो हमारे पास हमारा रिटेन हमारे हाथों में ले जाता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोस से डेप को माइनस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस में होता है वो हमारा क्या हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बात आती है बेटा, नेक्स्ट वन इज स्टॉक वेरिएबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक वेरिएबल्स? अब देखिएगा स्टॉक वेरिएबल्स, अब आपने स्टॉक तो सुना होगा बहुत बार, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक और इसमें फ्लो में आपका थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आता है कि स्टॉक वेरिएबल्स कौन से होते हैं। देखिए, अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो स्टॉक क्या होता है बेटा, एक क्वांटिटी मेजरमेंट होती है जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ चलती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम स्टॉक वेरिएबल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो ये किसके साथ चलेगी, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आप इस चीज को पॉइंट ऑफ टाइम को ध्यान में रखते हुए हमें बताएंगे कि ये स्टॉक वेरिएबल्स है या फिर फ्लो वेरिएबल्स है। अब देखिए स्टॉक वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल ऑन जनवरी 1, 2020
अगर मैं जनवरी 1 2020 की बात करती हूँ तो देयर मे बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे आपके पास? ₹20,000। और अगर मैं बात करूं जनवरी 10 2020 की, देयर में भी हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में अब 25,000 यानी कि 25,000 रुपीज है। तो ऑल सच वैल्यूज आर स्टॉक वैल्यूज। अगर आप अपने वैल्यू, हमने आपको पहले ही बोला है कि हमारी जो भी स्टॉक्स वेरिएबल्स होते हैं, क्या होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यानी कि वक्त के साथ। अगर अब आप ये कहते हैं कि नहीं हम लोग तो बिजनेस करते हैं और उस प्रॉफिट का हमने कहीं उसको यूज ही नहीं किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काम तो कर रहे हैं, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो हो क्या गया, लेकिन हो क्या रहा है कि प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर तो रहा है, बट अगर वो उसको अपने बेनिफिट को, अपने प्रॉफिट को बेटा यूज ना करे, अगर मैं उससे अपने एक्सपेंसेस निकालने के बाद अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट भी ना करूं, तो ऐसी प्रोडक्शन, ऐसे बिजनेस का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ चलती हूँ, मेरे पास जनवरी 1 आप ये मानकर चलिए 2020 में मेरे पास 20,000 यानी कि 20,000 रुपीज थे, लेकिन स्टॉक वेरिएबल्स की हेल्प से अब क्या होता है, मे बी अगर मैं बात करूं अब 10 जनवरी की, तो मे बी कि मेरे पास 25,000 रुपीज हो जाएंगे। लेकिन ये कब होंगे, जब आपका प्रोडक्शन क्या करेगा, वेरी करेगा कि प्रोडक्शन आपका कॉन्टिन्यूसली आप उसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये सेट वैल्यूज होती है, ये होती है आपकी स्टॉक वैल्यूज, मतलब एज दीज आर मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन आता है बेटा मीनिंग ऑफ फ्लो वेरिएबल्स। फ्लो वेरिएबल्स आपका जो आपके फ्लो में आता है कि वो फ्लो क्या होता है, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब ये चीज किस में आती है बेटा, ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आती है ये। ठीक है, ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है आपका, देखिएगा ध्यान से, यानी कि ये तो चल रहा था पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फ्लो हमारा किसके साथ चलेगा, ये चलेगा आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो चलता है वो होता है हमारा फ्लो। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, if you may be getting ₹1,500 per month, आपको पॉकेट मनी के तौर पर आप ये मान लीजिए कि as you get a pocket money from your parents 1,500 rupees per month, आपने क्या करा कि 1,500 रुपये महीना पेरेंट्स को बोल दिया कि ठीक है मैं इसमें पेट्रोल, ट्यूशन, सब आना जाना जो भी है आपने सब फाइनल कर लिया इसमें। ठीक है, अब आपने पॉकेट मनी के तौर पर कितने लिए बेटा, 1,500 रुपीज। लेकिन अब क्या होता है कि you may be spending ₹50 every day in the canteen, लेकिन आपने क्या किया, कैंटीन में ₹50 every day, तो ₹50 के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, उसको खर्च करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, अब जो प्रॉमिस आप करते हो उसी के अकॉर्डिंग, अगर आपने अपना ये बोला है कि नहीं मैं तो कॉलेज में सब पूरा दिन रहता हूँ, स्कूल में पूरा दिन रहते हैं हम लोग, तो मेरे को कैंटीन फैसिलिटी चाहिए, मेरा 50 रुपीज पर डे है, तो ऑब्वियसली 1 मंथ का एक्सपेंसेस कितना रहा हमारा, ऑब्वियसली 1,500। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो आना जाना डेली खुद से करूंगी, मेरे को पेट्रोल की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से, मेरे 50 रुपीज का रोल लगता है, आपने तब भी कितना चार्ज किया अपनी पॉकेट मनी में, 1,500। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग देन क्या कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग ₹50 एवरी डे फॉर योर ओन एक्सपेंसेस। ठीक है, आप अपने खर्चे के 50 रुपए जो है डेली खर्च कर रहे हो, एंड यू मे बी गेटिंग 8% एनुअल इंटरेस्ट ऑन योर बैंक डिपॉजिट। अगर आप बात करते हो कि ये पैसा मेरे बैंक डिपॉजिट में होता है तो आपको कितना मिलता, पर एनम 8% मिल जाता उस पर। तो ये वैल्यू जो अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है ना, 1 ईयर की वैल्यू देखिए आपने उसके अकॉर्डिंग कि अगर मैं इतना पैसा ना लूं, अगर मैं इतना पैसा मैंने सपोज कैंटीन का मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और यही पैसा मैं पर मंथ अपना क्या डाल रही हूँ, अपने बैंक अकाउंट में डाल रही हूँ। अपनी अपनी थिंकिंग है कि मुझे अगर ये है कि घर का ही खाना खाना है तो मैं अपना भी लंच लेकर जा सकते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन होता क्या है कि अगर यहाँ से फ्लो वेरिएबल्स में ये चीज आती है कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो भी आपने एक्सपेंसेस आपने दिए हैं, तो आपने अपने पॉकेट मनी को 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, तो आपने कंजम्पशन में यूज कर लिया या तो फिर सेविंग में। अगर आपने उसे सेविंग में डाल दिया तो देन यू हैव टू गेट 8% पर एनम ऑफ इट।
आप इस पर क्या कर रहे हो, आपने ये भी देखा कि ये भी समझ आ रही है कि चलिए इसमें मुझे इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, मैं अपने पैसे को क्या कर सकती हूँ, सेव कर सकती हूँ। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से ये हुआ आपका, मतलब कि इट इज मेजर पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि एन आवर, अ डे, मंथ, ईयर एसेट्रा। इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंटरेस्ट, ये सब आपके नोटेबल एग्जांपल्स होते हैं किस चीज के, फ्लो वेरिएबल्स के।